पिछले एपिसोड में यू हाव ने नंबर 98 के साथ में बेट लगाया था, जिसके लिए नंबर 98 भी मान गया था और अब इस तरह से वे दोनों इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैच भी स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए सभी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वो अपने अपने सोल गाइड को बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनका टाइम भी खत्म हो रहा था और अब इसीलिए इनके पास में केवल 1.5 घंटे का टाइम बचा हुआ था। वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी अपने अपने सोल गाइड को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इनमें से काइतो सबसे आगे होता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने कैप्चरिंग हैंड को पूरा कर लिया था, जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि नंबर 96 ने भी अपने कोरोजिव डिकम्पोजिशन डैगर को बना लिया था और अब इसी तरह से नंबर 37 भी अपने फ्लाइंग फिश सोल कैनन को बना लेता है, जबकि वहीं उधर नंबर 85 ने भी अपने फिक्स सोल कैनन को बना लिया था और फिर इसके कुछ देर के बाद नंबर 98 भी अपने कोरोजिव डिकम्पोजिशन कैनन को बना लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि केवल 10 सेकंड का टाइम बचा हुआ था, जबकि वहीं यू हाव ने अभी तक भी अपने सोल गाइड को नहीं बनाया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि काइतो को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइम के पूरा होने से पहले यू हाव ने भी अपने सोल गाइड को बना लिया था, जिसका नाम जजमेंट कंट्रोल शील्ड होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि नंबर 98 इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुमने तो केवल एक शील्ड को बनाने में 5 घंटा लगा दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बैट मैं ही जीतूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर सभी को अपने ग्रुप में आने के लिए कहता है, जहाँ पर अब इनके बीच में फाइट होगा और वे इसमें अपने बनाए हुए सोल गाइड का यूज करके फाइट करेंगे। तब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वे सभी काफी टाइम से इसके लिए ही वेट कर रहे होते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि स्टेज भी पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन तभी कोई कहने लगता है कि डिप्टी मास्टर आप नंबर 66 और नंबर 88 के ऊपर ध्यान देना। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि काइतो का नंबर 85 के साथ में मैच शुरू हो गया था, जहां पर कि वो अपने सोल कैनन का यूज करके इस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइतो ने अपने कैप्चरिंग हैंड का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद वही आदमी फिर से काइतो के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसने लेवल 5 वाले सोल टूल को बना लिया, जो कि कंपटीशन में फिक्स सोल गाइड को बहुत ही आसानी से काउंटर कर सकता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसकी काफी तारीफ करने लगता है और कहता है कि इसकी इंसाइट और कॉम्बैट पावर सभी सच में आउटस्टैंडिंग है। वहीं हम देखते हैं कि काइतो ने नंबर 85 को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद नंबर 98 और नंबर 37 के बीच में फाइट होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि नंबर 37 इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए नंबर 96 ने अपने सोल गाइड का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि फाइट करने की बारी यू हाव की होती है, जिसके बाद वो आदमी बात करने लगता है कि नंबर 66 के द्वारा बनाया गया कॉम्बिनेशन सोल टूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अकेले इसके अंदर 17 कोर लाइट फॉर्मेशन है और सच में आज तक मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। फिर वो कहने लगता है कि सेंट्रल एनर्जी गैदरिंग कोर फॉर्मेशन आउटर मोस्ट रिवर्सरी बाउंड्री के साथ में कंबाइन है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी पावर काफी खतरनाक होगी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि नंबर 96 को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी वो आदमी फिर से इसके बारे में बात करते हुए कहने लगता है कि वो अभी केवल सोल किंग के लेवल में है, इसीलिए मुझे लगता है कि सोल एम्परर 98 का सामना करने के लिए सोल गाइड अकेले काफी नहीं होगा। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगता है कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ प्लेयर भी काफी अमेजिंग है, क्योंकि पिछले बार एक लड़के ने इसके ऊपर बेट लगाया था और वो उसमें 10 गुना जीता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर यकीन नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वही नंबर 96 को भी ऐसा लग रहा था कि यू हाव इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इसके सामने आकर कहता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा सिल कब तक तुम्हें बचाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यू हाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जबकि नंबर 96 कहने लगता है कि तुम इसमें मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और मुझे तो डर है कि शायद तुम्हारी बॉडी भी इसमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन तभी यू हाव कहने लगता है कि आज का टॉप 3 पोजीशन बहुत ही जरूरी है, इसीलिए अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो फिर होली स्पिरिट सेक्ट ने इस मैच को देखने के लिए अपने किसी आदमी को जरूर भेजा होगा और अब इसीलिए वो कहता है कि प्लान को शुरू करने का टाइम हो गया। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कुछ होने लगता है, जिसका वजह से बहुत सारे लोग काफी डर गए थे। मगर वही हम देखता है कि काइतो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो भी परेशान होता है कि युहाव तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन वही उधर हम देखता है कि युहाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो यहाँ पर अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर वो अपने सिमुलेशन स्किल का यूज करके इविल सोल मास्टर बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन वही हम देखता है कि नंबर 96 को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि तुम मरने के टाइम पर भी ऐसे मिस्टीरियस बनने का नाटक कर रहे हो। वही एक लेडी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो डेथ की ब्रेथ है। लेकिन वही हम देखता है कि बाकी सभी इसके ऐसे पावर से काफी डर गए होते हैं और कहने लगता है कि ये तो नंबर 66 के मार्शल सोल की पावर है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई इविल सोल मास्टर है। मगर अभी भी हम देखता है कि किसी को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए इसमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और हम देखते हैं कि सभी केवल हैरान होकर इसे देख रहे थे। लेकिन वहीं उधर इसके ऐसे पावर को देख बाकी इविल सोल मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही प्योर टेरिफाइंग और पावरफुल डार्क एनर्जी है। मगर अभी तक भी किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसीलिए वे सभी कहने लगता है कि आखिरकार यह है कौन। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि नंबर 96 को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अब इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम मेरे कोरोजिव डिकम्पोजिशन कैनन को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता
जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहाओ को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने बनाए हुए सील का यूज करके इसके सारे अटैक को रोकने लगता है, जिसका वजह से नंबर 96 इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहा फिर से अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से नंबर 96 की पावर इसके ऊपर ही अटैक करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके बहुत सारे कॉपी क्रिएट हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 96 को भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वही युहा अभी से कोई भी चांस देने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत अपने ब्लड कर्स वाले पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से नंबर 96 इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देखो इविल सोल मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या नंबर 66 कोई अल्टीमेट इविल मार्शल सोल है, क्योंकि इसने तो लेवल डिफरेंस को भी बहुत ही आसानी से बाईपास कर लिया और इसके अलावा इसने तो सीधे अपने ओपोनेंट के एक्शन को भी ब्लॉक कर दिया। मगर वही हम देखते हैं कि नंबर 96 भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम जैसे क्रिपल ने सच में मेरे 6 सोल स्किल को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरे रात का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और वो अपने नेदरवर्ल्ड डिमन क्लॉ का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके अलावा उसने अपने डेथ गेट को भी ओपन कर दिया था, जिसका वजह से यहाँ पर बहुत सारे इविल सोल मास्टर आने लगते हैं जो कि सीधे नंबर 96 के ऊपर अटैक करने लगे थे। तब इसे देखो इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि इसे तो इविल सोल मास्टर की एबिलिटी के बारे में बहुत ही अच्छी समझ है, जो कि मेरी इमेजिनेशन से भी काफी आगे है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि युहा नंबर 96 को कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि नंबर 96 भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि युहा अपने इस पावर को यूज करना बंद कर देता है और फिर वो इसके सामने आकर इससे पूछता है कि क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। तब इस पर नंबर 96 कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसे मारने के लिए आता है, मगर फिर भी युहा ने अपने सील का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से नंबर 96 इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि युहा इसी के डैगर का यूज करके इसे मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने आकर उसे बचा लिया था, जिसका वजह से उसे इसमें कुछ नहीं होता। और फिर वो युहा से कहता है कि इसके भी यहाँ पर मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन इस पर युहा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो इसे बताता है कि मैं इसका मास्टर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका कार्विंग नाइफ लेकर इसे दे दिया था और फिर उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर एक इविल सोल मास्टर सामने आते हुए कहता है कि मैं नानगोंगवान हूँ और मैं सीसुई अलायंस का लीडर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने युहा को विनर अनाउंस कर दिया था, जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए तालियां बजाने लगे थे। फिर वो कहता है कि नंबर 66, नंबर 88 और नंबर 96 वानजिंग तीनों मेरे सीसुई अलायंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी फाइनल मैच के लिए वेट करने लगते हैं। तभी नानगोंग युहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में युहा ने यहाँ पर अपना नाम तेंगयू बताया था, इसीलिए वो इसका ये नाम लेकर कहता है कि आज तक मैंने ऐसा क्लोज रेंज वाला डिफेंसिव शील्ड नहीं देखा और इसीलिए क्या हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इसीलिए वो इससे कहता है कि हम फाइनल के बाद इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानगोंग भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और फिर काइतो युहा को यहाँ से लेकर चला जाता है। तब इसे देख नानगोंग कहने लगता है कि शायद ये वही है जिसे कि लीडर हमेशा से चाहते थे। तभी मैनेजर से कहता है उसने मुझे बताया था कि वो अपने एबिलिटी के लिए कुछ प्राइज मनी और कुछ रेयर मेटल को हासिल करना चाहता है, जिस पर नानगोंग कहता है कि इसे अरेंज करना तो बहुत ही आसान है और इसीलिए अगर वो हमारे लिए ग्लोरी लेकर आता है तो फिर हम खुद उसे शामिल करने के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। इसके बाद वो डेप्यूटी लीडर से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तब इस पर वो कहती है अगर हमने उसे शामिल कर लिया तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा, नहीं तो फिर हम कुछ और करेंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो और युहा भी अपने बाकी लोगों के पास में आ गए थे, जहाँ पर युहा जीता हुआ कार्विंग नाइफ काइतो को दे देता है, लेकिन इसे देखते ही काइतो इस बात से काफी इमोशनल हो गया था। तब इस पर युहा उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में तो पहले से ही गार्डियन सोल की ब्लेड है। लेकिन तभी वांग उससे कहने लगती है कि कहीं तुम इसमें इसीलिए तो पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं गए थे ताकि तुम इविल सोल मास्टर के सेक्ट में घुसपैठ कर सको। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और इसीलिए काइतो भी उससे पूछता है कि जूनियर ब्रदर क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो वांग से कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में पता लगा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि वांग इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और कहने लगती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास में सिमुलेशन सोल स्किल है जिसका यूज करके तुम अपने आप को बदल सकते हो और यहाँ तक कि तुम किसी इविल सोल मास्टर के जैसे एबिलिटी को पजेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इविल सोल मास्टर के सेक्ट में अकेले घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है और यहाँ तक कि इसके लिए 9 लाइफ भी काफी नहीं है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि युहा ऐसा करना चाहता था, इसीलिए वो वांग को समझाता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को इसके बारे में जरूर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन असल में होली स्पिरिट सेक्ट के बारे में सबसे डरावनी चीज उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी तक भी हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते और इसके अलावा हम तो ये भी नहीं जानते कि वे कितने
इतने पावरफुल हैं, जिसका वजह से अगर अचानक से किसी दिन उन्होंने फैलना शुरू कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज पूरे कॉन्टिनेंट के लिए डिजास्टर होगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, जिसके बाद युहाओ कहने लगता है कि मास्टर मूवी मरने से पहले इविल सोल मास्टर के बारे में सोचकर काफी परेशान थे, लेकिन अब तो वे गुजर चुके हैं और इसीलिए मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मगर वही हम देखते हैं कि वांग अभी भी इसके बारे में कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होती, जिसके बाद नारानी से समझाने लगती है कि युहा पूरी तरह से सही है, क्योंकि इविल सोल मास्टर का सामना करना हमारे श्रेक मॉनिटरिंग टीम की ड्यूटी है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ भी युहा को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहने लगती है कि लीडर के पास में हाई स्किल है और इसके अलावा वे तो कल्टीवेशन में भी सबसे हाई है, जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांग भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती और वो कहती है कि इसके पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युहा उससे पूछता है कि कैसा प्रॉमिस, जिसके बाद वांग काफी इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम इसमें नहीं मरोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए मान गया था और फिर इससे कहता है कि मैं इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सेंसी कहता है कि अब हमें आराम करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि कल रॉबिन राउंड का आखिरी मैच होगा और हमारा ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और तभी युहा कहता है कि इसके लिए मेरे पास में एक आइडिया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा अपने बेड में बहुत ही आराम से सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसकी सोलिंग एक्टिवेट होने लगती है, जिसके बाद उसे अपने सपने में भी कुछ दिखाई देने लगा था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल रियल है। तभी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पूरी तरह से देखने लगता है, लेकिन असल में उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो भी परेशान होता है कि आखिरकार एक ऐसी जगह है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सामने से इलेक्ट्रोलक्स की आवाज आती है और फिर वो कहता है कि अंडे डेमी प्लेन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी हैरान हो गया था, लेकिन अभी तक भी उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए आगे जाने लगता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स से बताता है कि जब किसी इंसान की कल्टीवेशन डिवाइन रिल में पहुंच जाती है तब उसके बाद में प्लेन को क्रिएट करने की एबिलिटी आ जाती है और फिर वो सामने आते हुए कहता है कि अंडे डेमी प्लेन मैंने क्रिएट किया है। लेकिन हम देखते हैं कि युहा को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर वो रोते हुए पूछता है कि टीचर क्या आप वापस आ गए। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। फिर वो बताता है कि उस दिन मैंने हाउ टू इंसेक्ट में अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को जला दिया था, जिसका वजह से मैं तो पूरी तरह से गायब होने वाला था, लेकिन उसी समय मुझे किसी गॉड एग्जिस्टेंस ने बचा लिया और उन्होंने मेरे बचे हुए आखिरी डिवाइन कॉन्शियस को प्रिजर्व किया, जिसका वजह से मुझे तुम्हें नेक्रोमेंसी का ट्रू एसेंस सिखाने का चांस मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा इलेक्ट्रोलक्स को अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर युहा भी नेक्रोमेंसी के ट्रू एसेंस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स से कहने लगता है कि सनलाइट लाइफ की बिगनिंग है, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो चांद उगता है और फिर हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से पूरी जगह चेंज होने लगती है, जो कि दिखने में सच में बहुत ही शानदार लग रही थी। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए बताता है कि डार्कनेस डेथ का रेस्टिंग प्लेस है, जिसका वजह से लाइफ और डेथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगते हैं, लेकिन असल में वे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट भी है। फिर वो इसे बताता है कि लाइफ और डेथ की साइकिल एक उड़ती हुई ड्रीम है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा को भी इसके बारे में समझ में आ गया था और फिर वो कुछ कहना चाहता है कि आपका मतलब है कि, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स से कहता है तुम्हें क्या लगता है नेक्रोमेंसी का ट्रू एसेंस लाइफ है। जिसके बाद युहा कहता है इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि टीचर इविल सोल मास्टर के तरीकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वो कहता है कि वे सब तो डेथ के बाद अनडेड को बहुत थोड़े से ही कंट्रोल कर पाते हैं, जबकि टीचर की नेक्रोमेंसी तो डेथ में ही जीती है और ये चीज असल में लाइफ का सब्लिमेशन है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स से किसी और जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ पर वो इसकी ऐसी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि अब हमारे मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर युहा इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन इसके बाद वो इसे कहता है कि मैं नेक्रोमेंसी का अपने इनहेरिटेंस को तुम्हें देता हूँ और ये अंडे डेमी प्लेन मेरे तरफ से आखिरी गिफ्ट है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युहा इसे अपने गले से लगा लेता है, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से याद रखना और जब अनडेड एग्जिस्ट करे तो तुम अपने दिल को लाइट की तरफ मोड़ लेना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख युहा भी इसका पीछा करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ से चला गया था और इसके बाद युहा का सपना भी टूट जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोलक्स की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि टीचर मैं अपने नेक्रोमेंसी को कैरी फॉरवर्ड जरूर करूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।